नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ एमसीबी जिले में यानी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। और इस वक्त मैं मनेंद्रगढ़ के किसी एक चौक पे बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शिक्षक नेता पवन दुबे। पवन दुबे दिव्यांग शिक्षक है, दिव्यांग शिक्षक नेता है, मनेंद्रगढ़ से आते हैं और मनेंद्रगढ़ में ये बीते कई सालों से एक्टिव है। शिक्षकों के हितों की, शिक्षकों के मुद्दों को लेकर लगातार मांग उठाते रहे हैं। धरना प्रदर्शन हड़ताल में भी शामिल रहे हैं। संविलियन आंदोलन के दौरान भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। इनसे चर्चा करते हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर, इनसे चर्चा करते हैं पदोन्नति को लेकर और इनसे चर्चा करते हैं दिव्यांगों की सुविधाओं को लेकर। पवन जी, आपका स्वागत है सीजीवाल में। धन्यवाद। पवन जी, सबसे पहला मेरा सवाल, चूंकि आप दिव्यांग हैं, दिव्यांगों को लेकर क्या सुविधाएं सरकार की ओर से पिछली सरकार और पिछली सरकार में मिली थी और वर्तमान में आप दिव्यांगों के लिए क्या सुविधाएं शासन से अपेक्षा करते हैं? देखिए, चूँकि ये बात आपने बहुत सही उठाई है कि दिव्यांग जो शिक्षक हैं या पूरे कहें कर्मचारी हैं, तो उनको कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं है। पदोन्नति में कहें आरक्षण, तो चूँकि पदोन्नति में भी कोई विशेष उसका लाभ जो है तो दिखा नहीं है। और चूँकि पूर्ववर्ती सरकार तो खास करके कोई कर्मचारी कहें या संघ शिक्षकों के लिए कहें तो उसमें कोई उन्होंने ध्यान दिया नहीं। और जो अभी वर्तमान में सरकार हमारी बनी हुई है, जिसके हमारे प्रदेश के परम यशस्वी आदरणीय मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी हैं, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और चूँकि अगर हम दिव्यांग कर्मचारियों के बारे में बात करें तो एक प्रमुखता के साथ एक मेरे मुद्दे में मतलब एक बात जहन में आ रही है कि चूँकि इनको जो दिव्यांग भत्ता दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, चूँकि इनका अलाउंस बढ़िया है, परंतु राज्य सरकार जो है इस मामले में कभी गंभीर नज़र नहीं आई। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चूँकि दिव्यांग कर्मचारी अपने मतलब सब कुछ समर्पित होकर अपने जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनको जो उनका दिव्यांग भत्ता है तो केंद्र के बराबर दिया जाए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये भैया ऐसे भी आ सकते हो आप। दिव्यांगों को जैसे भी पदोन्नति हुई, चाहे उनकी कई जगह की शालाएं हैं, कई जगह बस का साधन नहीं है, तो ये लोगों के लिए क्या स्थिति, इन लोगों के लिए स्थिति अनुकूल है या और इसमें सुधार होना चाहिए? देखिए, चूँकि ये बात आप महत्वपूर्ण उठा रहे हैं कि जो दिव्यांगों को सरकार के द्वारा जो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए तो उसका कहीं ना कहीं पालन भी किया जाना चाहिए। कहीं कहीं जिला या विकास खंड में पदोन्नति के समय दिव्यांगों को उनकी जो एक्चुअल में जो अधिकार हैं उसको ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में क्या बोलना चाहिए कि उनको तरजीह दी गई। उनको मतलब उनके आवागमन के सुविधा को दृष्टिगत रखते अभी जो पदोन्नति हुई है उसमें कितना दिव्यांग शिक्षकों का महत्व ध्यान रखा गया? चूँकि अपने को चूँकि हमारे यहाँ जो पदोन्नति हुई थी तो अविभाजित कोरिया ज़िले से हुई थी और वर्तमान के समय जो भी जिला शिक्षा अधिकारी थे तो उन्होंने सभी के साथ एक लॉजिकल तौर पे काम करते हुए दिव्यांगों को उनको, चूँकि मैं भी दिव्यांग शिक्षक हूँ, मेरी पहली पोस्टिंग जो थी तो मनेंद्रगढ़ शहर से 15 किलोमीटर दूर थी और चूँकि मैं फिर बाद में जब पदोन्नति हुई तो मैं पास में आ गया। तो ऐसा नहीं है, उनमें उन्होंने जो भी दिव्यांग व्यक्ति थे उनको ओवरऑल मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए और मिलना चाहिए और मिला भी है, ऐसा नहीं है। दिव्यांगों को जो नाम दिया है देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो आज आप लोगों को कैसा लगता है? चूँकि ये मैं इसके लिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने कहीं ना कहीं दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का सृजन करके हमें एक बहुत बड़े सम्मान के साथ नवाजा है। और मेरी दिली इच्छा है कि मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिल के और इस मतलब कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद स्वयं कहूँ जाके। जी पवन जी, अब चलते हैं दूसरे इसमें। सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति की मांग है, बीते 5 साल से चर्चा में रही, धरना प्रदर्शन किए, आप भी पहले सहायक शिक्षक थे। आज की स्थिति में भाजपा सरकार ने इसको अपने घोषणा पत्र में, मोदी गारंटी में शामिल किया है। क्या लग रहा है आपको?
देखिए, चूँकि पूर्ववर्ती सरकार ने सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के मामले को पूरी तरह से 2018 में उकसाया था और सत्ता प्राप्त करने के साथ उन्होंने सहायक शिक्षकों के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने जब भी सहायक शिक्षक हड़ताल करते रहे तो कमेटी बनाते थे और आश्वासन पे आश्वासन देते थे और यही करते-करते पूरा 5 साल निकाल दिए, जिसका आज ये आपको रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो आज सत्ता से जा चुकी है और निश्चित तौर पे सहायक शिक्षकों के साथ वेतन विसंगति है और कहीं न कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए और उनका जो हक है वो पूर्ण तरीके से वर्तमान सरकार देगी, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। क्योंकि जुमला आप लोग जो आंदोलन वगैरह में चलाते थे या सोशल मीडिया में चलाते थे, वेतन विसंगति दूर रही, अगली पारी मंजूर नहीं। देखिए, ये जुमला जो है ना, ये 2018 से सत्य सिद्ध हुआ है, चूँकि पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा कहीं न कहीं सहायक शिक्षकों के साथ न्याय नहीं किया गया था। हालाँकि वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि चूँकि उन्होंने हमको पंचायत से उठा के शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया, मृत ड्राइंग कैडर पद को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया, परंतु चूँकि हम लोगों ने निवेदन किया था, परंतु उन्होंने उस समय तात्कालिक तौर पे फैसला नहीं लिया, जिसका खामियाजा उस समय की वर्तमान सरकार को उठाना पड़ा था और सरकार जो है सत्ता से बाहर हो गई थी। परंतु चूँकि जो सरकार वादा करके आई थी और उसने भी अपने वादे को पूर्ण नहीं किया, उसने क्या किया कि पूरी तरह से लोगों को गुमराह करके केवल कमेटियाँ और बनाते रहे, आश्वासन देते रहे और लास्ट में क्या हुआ कि सहायक शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हुआ और आज आप देखिए कहीं न कहीं जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो भी आज सत्ता से बाहर हो चुकी है। एक बात मैं कहना चाह रहा था आपको कि कैसे सहायक शिक्षक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है एकदम, कि आप लोग इतना कहते हैं कि अगली पारी मंजूर नहीं, तो सहायक शिक्षक की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सहायक शिक्षक जो है उसकी प्रदेश में अगर संख्या देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है, तकरीबन 70 से 90 हज़ार है, चूँकि मैं अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ। और ये क्या है ना, पूरे एक ग्राम पंचायत में 2-3 कहीं न कहीं प्राइमरी स्कूल होती हैं और देखिए उस गाँव का क्या होता है, जो शिक्षक होता है ना वो एक देवता स्वरूप होता है। अगर वो यह कह दिया कि यही सही है तो गांव वालों के नज़र में वो बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हो जाती है। इस चीज़ को आप भी अगर आत्मचिंतन और अवलोकन करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं देखेंगे कि गांव में जो गुरुजी की उपलब्धि है ना वो बहुत बड़ी होती है और गुरुजी का दर्जा जो है भगवान का स्वरूप माना गाँव वाले माना। धान का गणित कहीं ना कहीं समझा दिए लगता है किसानों को। हाँ, देखिए ये तो मैं पहले से भी कह रहा था कि किसान और ये सब अन्य मुद्दे जो हैं ये सब गौण होते हैं, क्योंकि देखिए किसान जो होता है तो वो कोई वैसा तो होता नहीं है, वो तो चाहे कांग्रेस का वोटर हो चाहे बीजेपी का वोटर हो, वो तो दोनों को बराबर वोट देता है। परंतु जो कर्मचारी होता है जब उसके हित लाभों पे जब कहीं ना कहीं डंडा पड़ता है तो वो फिर क्या करता है कि वो अपना स्थान बदलता है और वहीं माना जाए कि शिक्षकों ने किसानों को धान का गणित समझा दिया। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पवन जी, अब चलते हैं दूसरी ओर। अभी आप लोग की जो डीए की मांग है पिछले कई सालों से चल रही है, इसके लिए आप लोग लंबा चौड़ा आंदोलन भी किए थे, आंदोलन में शामिल भी रहे थे। आज डीए को लेके देर हो रही है, जबकि डीए को तो बहुत पहले ही चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी थी। देखिए, चूँकि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसने पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया। उसको यह कहे कि एक बहुत बड़ा घोटाला था, चूँकि कोरोना का हवाला देके पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को उन्होंने पूरे 3 साल से ज़्यादा समय तक डीए से वंचित रखा और तकरीबन अगर इसका एक गणित लगाया जाएगा तो प्रत्येक चाहे वो चपरासी से लेके प्राचार्य तक और बाबू से लेके अफसर तक का कम से कम लाखों में मतलब यानी उसका नुकसान हुआ। जिला बनने के बाद ये अभी पदोन्नति हुआ है, संशोधन हुआ है, आपकी नज़र में ये मामला कितना गंभीर था और कैसे इसको सुलझाया जा सकता था? देखिए, क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा लोगों को ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा मोरल जो है ना सपोर्ट करना था, परंतु कुछ हमारे ही बीच के लोग ऐसे थे कि जो आपदा में अवसर तलाशते हैं और उन्होंने पदोन्नति में भी एक अवसर को तलाशा और पदोन्नति का जो एक सही जो स्वरूप होना था उन्होंने बिगाड़ दिया था और कहीं ना कहीं से हमारे शिक्षकों का ही नुकसान हुआ। और चूँकि वर्तमान में हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें संशोधित मतलब जो साला है वहाँ कार्यभार ग्रहण करने को कहा है, परंतु सरगुजा संभाग में तो मैं देख रहा हूँ कि चूँकि यहाँ जितने भी पीड़ित शिक्षक थे वो अपने अपने विद्यालय में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, परंतु कुछ अन्य जिलों में से बात यह आ रही है कि अभी भी वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। तो उसका चूँकि मैंने बात भी किया तो उन लोगों ने कहा कि चूँकि मामला कोर्ट में है और ऊपर से केवल मौखिक बोला जा रहा है, हमको लिखित आदेश नहीं दिया जा। मेरा एक अंतिम सवाल है, जैसा कि दूसरे प्रदेशों में अक्सर रहता है कि कोई न कोई शिक्षा विभाग से
जनप्रतिनिधि चुन के जाता है। पिछले साल जैसे कि आपका चंद्रदेव राय शिक्षा विभाग से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। हमारे प्रदेश में ऐसा शिक्षक क्यों नहीं सोचते? देखिए, चूँकि मैं आपको एक इसके बारे में थोड़ा अल्प जानकारी दूँगा कि चूँकि देखिए आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि जो कर्मचारी संगठन के नेता हैं और शिक्षकों के जो कर्मचारी संगठन जो बना हुआ है, तो उनके भी जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं मतलब अपनी बातों को रखने के लिए या उनकी समस्याओं को समाधान हेतु उनको एक अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश और क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र और उड़ीसा में विधान परिषद का गठन किया गया है। मैं भी यहाँ की सरकार से आग्रह करूँगा कि यहाँ भी विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अब चूँकि उसके नियम जो भी है वो तो सरकार थोड़ा सा निर्णय लेगी, ठीक है, परंतु चूँकि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इससे क्या है ना कि जो कहीं न कहीं कर्मचारी संगठनों की जो समस्याएँ रहती हैं उनको ना बड़े आसानी तरीके से मतलब यानी सरकार के समक्ष सरलता समझाया जा सकता है। तो क्या माना जाए कि इस बार शिक्षा विभाग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस 11 लोकसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ में जो भी लोकसभा चुनाव होने वाले अपने यहाँ की 11 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से शिक्षा विभाग में से कोई आना चाहिए क्या? अगर ऐसा अगर व्यक्ति अगर उतरता है तो हम उसका कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से तो हम उसका स्वागत करेंगे और अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको कहीं ना कहीं शिक्षकों की भागीदारी होती है, शिक्षा विभाग की भागीदारी। हाँ, उसमें है भागीदारी, उनको होनी चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे। उसका लाभ मिलेगा? देखिए, चूँकि लाभ की बात अगर अपन देखते हैं तो लाभ ऐसा नहीं है, लाभ मिलता भी है और लाभ नहीं भी मिलता है, परंतु चूँकि अगर कोई अच्छा व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व करता है तो लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब कहेगा कुछ फिर उदासीन हो जाएगा तो फिर वो बात की बात है। फिर पवन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप लोग को जो साथी थे जो पंचायत सेवा के समय थे, कई लोग आंदोलन के समय ख़त्म हो गए, कई लोग संविलियन के पहले ख़त्म हो गए, वो आज भी आस में बैठे हैं कि सरकार उनको नौकरी देगी। बीच में उन लोग लंबा चौड़ा आंदोलन भी किए, कई महिलाओं ने बाल मुंडन भी करवा लिया, काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया था, आप लोगों ने भी समर्थन दिया था। आज उसकी स्थिति क्या है और एक शिक्षक नेता होने के नाते आप क्या विचार रखते हो, सरकार से क्या मांग रखते हो? मनीष जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना जो वर्तमान में हमारे सरकार है और जो हमारे इसके मुखिया है परम यशस्वी श्री विष्णुदेव साय जी, मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप हमारी समस्याएं जो भी हैं आप उनको बाद में देखते रहिएगा, परंतु जो प्रदेश के वो पंचायत शिक्षक जिनका असमय देहावसान हो गया था और उनके परिजनों को कहीं ना कहीं अनुकंपा नियुक्ति आज तक लंबित है और उनका जो परिवार है भूखे मरनों के भूख से तड़प रहा है। आज मेरे मनेन्द्रगढ़ में भी 2-4 परिवार ऐसे हैं कि जिनको मैं अपनी आँख के सामने देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं और उनको उनकी योग्यता के अनुसार मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप उनकी योग्यता के अनुसार किसी भी पद में आप उनको कम से कम अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें ताकि उनके बाल बच्चों का भरण पोषण हो सके। हम लोग तो इतना व्यथित होते हैं कि कभी कभी हमारे पास फ़ोन आता है तो हम लोग उनको अपने से जितना भी बन सकता है, चूँकि सरलता से बताओ पवन भाई, इनको कहाँ मैनेज किया जा सकता है आपके अनुभव के? ये सरकार जो है अगर सही दृष्टिकोण से अगर सही और निर्णय लेगी तो इनको इनकी योग्यता के आधार पर इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आराम से बनाया जा सकता है। और जो अगर कुछ अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ऐसा नहीं है, उनको आप शिक्षक बना सकते हैं, उनको बाबू भी बना सकते हैं, परंतु कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिनकी जितनी योग्यता है आप उनकी योग्यता का आकलन करवाइए और उसमें कोई कमेटी नहीं, कोई सिफारिश नहीं और उनको ना आप तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। वो भी हमारे एक साथी थे। सरकार भी नई है और गद्दी भी नई है। सरगुजा संभाग में मौजूद हूँ। सरगुजा संभाग की 14 सीटें इस बार भाजपा के खाते में है। यहाँ से सरगुजा से मुख्यमंत्री है, सरगुजा से इस बार 2 मंत्री हैं। अब देखते हैं ये नई सरकार, नई कुर्सी शिक्षकों के हितों को लेकर कहाँ बैठती है, शिक्षकों के हितों को लेकर कितना संवेदनशील रहती है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि जनसंपर्क के दौरान पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान विधायक श्री अमर अग्रवाल जी ने कहा था कि जितने भी मामले लंबित है उन लंबित मामलों की एक कमेटी बनाई जाएगी। फिलहाल मंत्रालय बंटने में ही देरी हो गई है,
और जो कमेटी की बात की गई थी वो कमेटी तक सीमित न रह जाए। आज तक शिक्षा विभाग के लिए लगभग 24 कमेटियां बन चुकी है। 25वीं शायद कमेटी सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की थी, जिसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, और न ही पिंगवा कमेटी की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई है। कमेटियों का खेल तो खैर लंबा चलते रहता है। शिक्षक है और इस बार ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग से ही, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो शिक्षक हो, कोई भी हो, 11 लोकसभा में से इनका प्रतिनिधित्व करे, इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इनकी मांगे जो राज्य तक सीमित रहती है वो केंद्र तक भी जाएगी। जैसा कि पवन दुबे ने बताया कि दिव्यांगों के भत्तों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है, केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार वो दिव्यांगों को भत्ता दे रही है, यहाँ दिव्यांगों को भत्ता नहीं मिल रहा है। फिलहाल आज बस इतना ही। हमारी जो शिक्षकों से संवाद और चर्चा की जो यात्रा है वो चलते रहेगी। कैमरा पर्सन अतुल दुबे के साथ मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।